नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल का वाचन हो चुका है। आज हमें रीतिकाल से वाचन करना है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रकरण 1 सामान्य परिचय का वाचन करते हैं। और ये पुस्तक आधार पुस्तक है हिंदी साहित्य के। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस पुस्तक को अपने जहन में रखना अति अनिवार्य है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं हिंदी क्षेत्र को लेके, तो आपको ये पुस्तक आपके जहन में होना अति आवश्यक है। तो अगर आपको बोझिल लगता है तो चलिए साथ में मिलकर वाचन करते हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा बहुत रस निरूपण भी कर चुके थे। उसी समय के लगभग चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर, किसने? मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर। तो मोहन श्रृंगार करके सागर में डुबकी लगाता है। ट्रिक ऐसे याद कर लेंगे। नामक एक ग्रंथ श्रृंगार संबंधी लिखा। नरहरि कवि के साथ करनेश कवि ने कर्णाभूषण, श्रुतिभूषण और भूभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। किसका? देखिए, काव्य रीति का सम्यक समावेश ना अलंकार को लेकर ना रस को लेकर, जिसमें सभी चीजें आती है, श्रृंगार, रस, अलंकार, दोष, गुण। तो सम्यक समावेश पहल केशवदास जी ने ही किया था। पर हिंदी में रीति ग्रंथों के अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव के कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला था। केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य के में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। उनकी इस मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग घटित हुआ। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई है। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी, उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली है। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी, उस उत्तर दशा का नहीं जो आनंदवर्धनाचार्य और मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई थी। भामा और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकारी का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का व्यवहार होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके, कितने? 2 भेद करके अलंकार के सामान्य और विशेष, स्पेशल और नॉर्मल, जनरल। सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए थे। याद रखिएगा, सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय रखा गया था, सामान्य विषय, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। और विशेष के अंतर्गत अलंकार, वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। पर केशवदास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा चली नहीं। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामह, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकारी का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए थे। कौन कौन से? हिंदी के अलंकार ग्रंथ चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए, और कुछ ग्रंथ में काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवि ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया, और इस पर देव योग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई। आगे है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, ये 3 ग्रंथ लिखकर चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में बता रहे हैं। काव्य विवेक, चिंता में रहते हैं तो विवेक हमारा खो जाता है। कुल मिलाकर के कवि लोग कल्पना करते हैं तरु के समान, यानी लताओं के समान। तो कुल मिलाकर कवि लोग कल्पतरु, कल्पना करते हैं तरु के समान, जिसके कारण वो काव्य का प्रकाश करते हैं। ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत
लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सेवैया लिखना। हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। हिंदी साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे हैं। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि क्रम में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। इसलिए देखिए, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है वो कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि गद्य में लिखा ही नहीं जाता था, और पद्य में कितना कर सकते हैं। पद्य में किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता। इस अवस्था में चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी थी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी ली जाए। जयदेव का चंद्रालोक याद रखिएगा। उपयुक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। देख लीजिए कि लक्षण ग्रंथ की परिपाटी की रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वो आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते हैं। वे वास्तव में कवि ही थे। उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र के का सम्यक बोध कराने में असमर्थ है। बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। शब्द शक्ति का विषय तो दो ही चार कवियों ने नाम मात्र के लिए लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर रहा, कहीं कहीं भ्रांत धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। काव्य के साधारणतः दो भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। कौन कौन? श्रव्य और दृश्य काव्य के। इनमें से दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया गया है। सारांश यह कि इन रीतियों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान कच्चा ही समझना चाहिए। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीति काल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचना और नई नई बातों की उद्भावना होती रही। केशवदास के वर्णन में यह दिखाया जा चुका है कि उन्होंने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली। आगे होने वाले लक्षण ग्रंथकार कवियों ने भी सारे लक्षण और भेद संस्कृत के पुस्तकों से लेकर लिखे हैं, जो कहीं कहीं अपर्याप्त हैं। अपनी ओर से उन्होंने ना तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया, न रस क्षेत्र में। काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया था। देखिए, काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया था। ये दास जी भिखारी दास जी हैं। अलंकारों को जिस प्रकार उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है, उससे भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। देख लीजिएगा, उन्होंने ऐसा फील हो सकता है कि उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, लेकिन वास्तव ये बात है कि उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ है, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अंत्यानुप्रास और या तुक का, यानी अंत में अनुप्रास या तुक का चलन नहीं था पहले संस्कृत में, जिसको दास जी ने आगे किया है। भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या प्रवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत दूरी से। यहाँ अलंकार के बारे में बता रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में भाविक का ही एक दूसरा या प्रवर्धित रूप है। कौन? भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, भूषण का भाविक छवि, जो भूषण भाविक छवि के रूप में लिए वो एक अलंकार के रूप में है। जो संस्कृत के भाविक का ही परिवर्धित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, यानी कि जो संस्कृत में भाविक लिया जाता था उसका संबंध कालगत दूरी से है, और भाविक छवि जो भूषण की रचना में है उसका संबंध जो है वो देशगत दूरी से। बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के
5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में से 4 तो भेदों के भिन्न भिन्न योग है। पांचवा संभावनातिशयोक्ति और संबंधातिशयोक्ति ही है। देव कवि क्या संचारियों के बीच छल बढ़ा देना कुछ लोगों को नई समझ पड़ा है। उन्हें समझना चाहिए कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी से ली है, वैसे ही यह छल भी। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अभिहितता में हो जाता है। इस बात का संकेत पहले किया जा चुका है कि हिंदी के पदबद्ध लक्षण ग्रंथों में दिए हुए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है। अब इस गड़बड़ी के संबंध में दो बातें कही जा सकती है। या तो यह कहें कि कवियों ने अपना मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी, अथवा प्रमादवश और का और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती, अतः दूसरा कारण ही ठहरता है। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाएगा। केशवदास पहले कवि आते हैं। केशवदास ने रूपक के 3 भेद, जो उदाहरण दिया गया है ना, कवि नहीं है यहाँ पे, ये जो उदाहरण दिया गया ना वो उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कुछ का कुछ समझ लिया है। तो कैसे उन्होंने कुछ का कुछ समझ लिया है वही बता रहे हैं लेखक यानी कि शुक्ल जी। केशवदास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। याद रखिएगा, दंडी से 3 लिए हैं, ये तो सबको याद है, आपको अब याद रखना है अद्भुत, विरुद्ध और रूपक। इनमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता है। जो प्रथम है इसमें से प्रथम का लक्षण भी स्वरूप व्यक्त नहीं करता है, अतः और उदाहरण भी अधिकता द्रुप्य रूपक का हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता और रूपकातिशयोक्ति हो गया है। रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। केशव के ना तो लक्षण से यह बात प्रकट होती है, ना उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण का ऊपरी ढांचा भर झलकता है, पर असल बात का पता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे ही लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। अब आते हैं दूसरा उदाहरण, देखिए। भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों ने भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों के लक्षणों में सारांश की बात छोड़ दी है, सादृश्य की बात, माफी चाहती हूँ, सादृश्य की बात छोड़ दी है। इससे बहुत जगह उदाहरण अलंकार के ना होकर भाव के हो गए हैं। भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। तीसरा है, भूषण का उदाहरण सबसे गड़बड़ है। उसके बाद तीसरा उदाहरण है, शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा लिया है, पर उससे उसका भी कुछ बोध नहीं हो सकता। उपादान लक्षण का लक्षण भी विलक्षण है और उदाहरण भी असंगत है। उदाहरण से साफ झलकता है कि इस लक्षण का स्वरूप ही समझने में भ्रम हुआ है, जबकि काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ। तब तरह तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवाद, रीतिवाद, रसवाद, ध्वनिवाद, वक्रोक्तिवाद इत्यादि अनेक वाद पाए जाते हैं, वैसे वादों के लिए हिंदी के रीति क्षेत्र में रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। केशव के उपरांत रीति काल में होने वाले कवियों ने किसी वाद का निर्देश नहीं किया। वे रस को ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले हैं। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की, पर उसके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश नहीं किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सभी को। मतलब अगर कुछ दिनों से वो हिंदी साहित्य में कार्य कर रहे हैं या हिंदी को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबको पता होगा कि जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अलंकार की अनिवार्यता को उन्होंने नहीं लिया है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों यानी कि विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों से चुनकर इकट्ठा करें तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या ना होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की और कुछ अधिक झुकाव रहा। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई।
इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि इसके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ थे, जिनमें और दूसरे रस पीछे से संक्षेप में चलते कर दिए गए हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया है और ना जाने कितने ग्रंथ केवल नखशिख वर्णन के लिए गए। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षड ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई। विप्रलंभ संबंधी 12 मासा भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत्य बातों और जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमिति सी हो गई। उनका क्षेत्र संकुचित हो गया। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रसासिक्त होकर आमने सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद हम थोड़ा बहुत दिखा सके, पर उनकी आभ्यंतर प्रवृत्ति के अन्वीक्षण में समर्थ उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता। यानी कि जो संस्कृति से निकल गया है, च्युत संस्कृति दोष का निराकरण, जो निकल चुका है संस्कृति से, जो दोष हो गया था उसके कारण, अगर उसका निराकरण हो जाता तो ब्रज भाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र पाया जाता, और नहीं तो वाक्य दोषों के पूर्ण रूप में से निरूपण होता, जिससे भाषा में कुछ और सफाई आती। बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, यानी दोष के साथ है। यदि शब्दों का रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता, पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधि, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि के इच्छानुसार सम्मिश्रण भी था। यद्यपि एक सामान्य साहित्यिक भाषा किसी प्रदेश विशेष के प्रयोगों तक ही परिमित नहीं रह सकती, पर वह अपना ढांचा बराबर बनाए रहती है। काव्य की ब्रज भाषा के संबंध में भी अधिकतर यही बात रही। सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि बराबर मिलते हैं। बिहारी की भाषा भी कीन, दीन आदि से खाली नहीं है। रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ है। महत्वपूर्ण है, रीति ग्रंथों का विकास अधिकतर अवध में हुआ है, अतः इस काल में काव्य की ब्रज भाषा में अवधि के प्रयोग और अधिक मिले हैं। इस बात को किसी किसी कवि ने लक्ष्य भी किया है। दास जी ने अपने काव्य निर्णय की भाषा पर भी कुछ दृष्टिपात किया है। मिश्रित भाषा के समर्थन में वे कहते हैं, ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यों पे अति प्रकट जू होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले सठ विधि कहत बखानी। उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। मागधी से क्या है? पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है। अवधि कहाँ से? अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। पूर्वी क्या है? हिंदी के अंतर्गत है। अर्ध मागधी में ABC आता है, तो अवधि बकेली छत्तीसगढ़ी, तो अवधि अर्धमागधी से निकली है। पूर्वी जो है वो हिंदी के अंतर्गत है। जबादानी के लिए ब्रज का निवास आवश्यक नहीं है। आप्त कवियों की वाणी भी प्रमाण है। इस बात को दास जी ने स्पष्ट कहा है। सुर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म, चिंतामणि मति राम भूषण सुजानिये, लीलावर सेनापति निपट निवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए, आलम रहीम रस खान सुंदर आदिक अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए। ब्रज भाषा हेत ब्रजवासा ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि न की बानी हुसो जानिए।
मिली-जुली भाषा के प्रमाण में दास जी कहते हैं कि तुलसी और गंग तक ने जो कवियों की शिरोमणि हुए हैं, देख लीजिए कवियों की शिरोमणि वो किसको किसको मानते हैं, एक तो तुलसीदास जी को मानते हैं और एक गंग जी को मानते हैं। तो तुलसी और शिरोमणि, कवियों के शिरोमणि तुलसी और गंग हैं शुक्ल जी के हिसाब से। ऐसी भाषा का व्यवहार किया है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, महत्वपूर्ण लाइन है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। इस सीधे साधे दोहे का जो यह अर्थ ले कि तुलसी और गंग इसलिए कवियों के सरदार हुए कि उनके काव्यों में विविधा प्रकार की भाषा मिली है, उनकी समझ को क्या कहा जाए। दास जी ने काव्य भाषा के स्वरूप का जो निर्णय किया है, कोई 100 वर्षों की काव्य परंपरा के पर्यावलोचन के उपरांत, अतः उनका स्वरूप निरूपण तो बहुत ठीक है। उन्होंने काव्य भाषा ब्रज भाषा ही कही है, जिसमें और भाषाओं के शब्दों का भी मेल हो सकता है, पर भाषा संबंधी और अधिक मीमांसा ना होने के कारण कवियों ने अपने को अन्य बोलियों के शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा है। देख लीजिए, अन्य बोलियों की शब्दों तक ही परिमित नहीं रखा है। उनके कारक चिन्हों और क्रिया के रूपों का भी वे मनमाना व्यवहार बराबर करते रहे हैं। ऐसा वे केवल सौंदर्य की दृष्टि से करते थे, किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं। करना के भूतकाल के लिए वे छंद की आवश्यकता के अनुसार कियो कीनो कार्यो करियो कीन यहाँ तक कि किए तक रखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता ना प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। रूपों के स्थिर ना होने से यदि कोई विदेशी काव्य की ब्रज भाषा का अध्ययन करना चाहे तो उसे कितनी कठिनता होगी। भक्ति काल की प्रारंभिक अवस्था में ही किस प्रकार मुसलमानों ने संसर्ग से कुछ फारसी के शब्द और चलते भाव मिलने लगे थे, इसका उल्लेख हो चुका है। नामदेव जी और कबीर आदि की तो बात ही क्या है। तुलसीदास जी ने भी गनी, गरीब, साहब, इताती, उम्र दराज आदि बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। सुर में ऐसे शब्द अवश्य कम मिलते हैं। देख लीजिएगा, फारसी जो चीज़ें हैं वो सुर जी में कम मिलती हैं, पर मुसलमानी राज्य की दृढ़ता के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों का व्यवहार ज्यों ज्यों बढ़ता गया, त्यों त्यों कवि लोग उन्हें अधिकाधिक स्थान देने लगे। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान या जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। वे भी दरबार में खड़े होकर उमरदराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लगे। बख्त बुलंद आदि शब्द उनकी जबान पर भी नाचने लगे। यह तो हुई व्यवहारिक भाषा की बात। फारसी काव्य के शब्दों को भी थोड़ा बहुत कवियों ने अपनाना आरंभ किया। रीतिकाल में ऐसे शब्दों की संख्या कुछ और बढ़ी, पर यह देखकर हर्ष होता है कि अपनी भाषा की सरसता का ध्यान रखने वाले उत्कृष्ट कवियों ने ऐसे शब्दों को बहुत ही कम स्थान दिया है। परंपरागत साहित्य का कम अभ्यास रखने वाले साधारण कवियों ने कहीं कहीं बड़े बेढंगे तौर पर ऐसे विदेशी शब्द रखे हैं। कहीं कहीं खुशबोयन आदि उनके विकृत शब्दों को देखकर शिक्षितों को एक प्रकार की विरक्ति सी होती है और उनकी कविता गवारों की रचना सी लगती है। शब्दों के साथ साथ कुछ थोड़े से कवियों ने इश्क की शायरी की पूरी अलंकार सामग्री तक उठाकर रख ली है और उनके भाव भी बांधा गए हैं यानी बंधा गए हैं। रसनिधि कृत रतन हजारा किसकी पुस्तक है? रसनिधि की पुस्तक है। तो रसनिधि कृत रतन हजारा में यह बात अरुचिकर मात्रा में पाई जाती है। बिहारी ऐसे परम उत्कृष्ट कवि भी यद्यपि फारसी भावों के प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर उन्होंने उन भावों को अपने देसी सांचे में ढाल लिया है, जिससे वे खटकते क्या सहसा लक्ष्य भी नहीं होते। मतलब पता भी नहीं चलता कि उन्होंने फारसी भाषाओं को ऐसे अपनी भाषा में ढाल लिया था। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली की है, पर बिहारी रस भंग करने वाले विभत्स रूप कहीं नहीं लाए हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त और सवैये ही रहे हैं। महत्वपूर्ण है, रीतिकाल के कवियों भाषा उधर अवधि बताई गई थी और छंद कवित्त और सवैये हैं। कवित्त तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया है। वास्तव में पढ़ने के ढंग में थोड़ा बहुत विभेद कर देने से उसमें
दोनों के अनुकूल नाद सौंदर्य पाया जाता है। सवैया, श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यद्यपि वीर रस की कविता में भी इसका व्यवहार कवियों ने जहाँ तहाँ किया है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की ही रही है। तो सबको पता है कि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार की थी। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। यहाँ से हमारा सामान्य परिचय खत्म होता है। आगे हम रीतिकाल प्रकरण 2 ग्रंथ रीति ग्रंथकार कवि पढ़ेंगे, जो हमारी अगली कक्षा में वाचन रहेगा। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको पूरी पुस्तक का वाचन इस चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो मेरे प्रोत्साहन के लिए, मुझे भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहित महसूस हो, उसके लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने अनुभव ज़रूर बताइए। अगर मेरे में कहीं कोई कमी है जिसे मैं सुधार कर सकूँ, तो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।